आज हम 8वीं जमात मज़मून उर्दू बाल भारती नज़्म नंबर 8 नाग़माए वतन, इस नज़्म के सवाल व जवाब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, जान पहचान की मदद से शायर से मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात लिखिए। तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा। एजाज सिद्दीकी 1913 में आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद मशहूर शायर सीमाब अकबर आबादी थे। अपने वालिद के रिसाले शायर की उन्होंने आखिर उम्र तक इदारत की। उन्हें उर्दू, अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर क़ुदरत हासिल थी। एजाज सिद्दीकी ने 9 उम्री ही से शेर गोई की इब्तिदा की थी। उनके शेरी मजमूए ख्वाबों के मसीहा और कुर्ब खुद कलामी शाये हो चुके हैं। 9 फरवरी सन 1978 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। अगला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, नज़्म के किस मिसरे में हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों की तरफ इशारा है? तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा। आसमां की रफ़तों को छूने वाले को होसार, इस मिसरे में हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों की तरफ इशारा है। नंबर 2, सब्ज़ाज़ारों के मोतियों से शायर की मुराद क्या है? तो उसका जवाब लिखना होगा। सब्ज़ाज़ारों के मोतियों से शायर की मुराद शबनम के ख़तरे हैं। नंबर 3, शायर वतन की हवा को क्या कह रहा है? तो इसका जवाब लिखना होगा। शायर वतन की हवा को खुशगवार कह रहा है। नंबर 4, शायर के दिल में हरदम किसकी जुस्तजू होती है? तो इसका जवाब लिखना होगा। शायर के दिल में हरदम वतन की जुस्तजू होती है। नंबर 5, शायर ने खाके वतन को क्या कहा है? तो जवाब लिखना होगा। शायर ने खाके वतन को कीमिया कहा है। अब अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका नंबर 1 है, शायर अपने वतन की किन चीज़ों की तारीफ़ कर रहा है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। शायर अपने वतन की खिलखिलाती नदियों, गुनगुनाते आबशारों, लहलहाते खेतों और महकते गुलजारों की तारीफ़ कर रहा है। वो उन कोहसारों की तारीफ़ कर रहा है जो आसमान की रफ़तों को छू रहे हैं। वो मस्त और रक़्सा घटाओं और सावन की बरसती फवारों की तारीफ़ कर रहा है, जिनके दम से हर तरफ कैफ व मस्ती छाई है और हर एक पर खुमार का रंग छाया हुआ है। गुंचे गुंचे पर छाई हुई जवानी, पत्ते पत्ते पर निखार, मोतियों को अपने दामन में सजाए सब्ज़ाज़ार, खुशबुओं को अपने आंचल में लिए सुबह बहार। शायर इन तमाम चीज़ों की तारीफ़ कर रहा है। उसी का नंबर 2 है, नज़्म में आए फूलों और दरख्तों के नाम लिखिए। तो इसका जवाब है, नज़्म में लाला और गुलाब इन फूलों और सरू, संबल और चिनार इन दरख्तों के नाम आए हैं। उसी का नंबर 3 है, मुख्तलिफ रंगों में भी एक रंग है तेरी अदा, मिसरे के मफ़हूम को वाज़े कीजिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। इस मिसरे में वतन की तहज़ीबों की निशानदेही की गई है। यहाँ कसरत में वहदत का रंग मिलता है। अलग अलग मज़हबों, ज़बानों, तहज़ीबों के बावजूद सब एक हैं। शायर का इशारा इसी बात की तरफ है। अब अगला सवाल है, शायर ने वतन की खूबियों को किन लफ्ज़ों में बयान किया है? तो इसका जवाब लिखना होगा। वतन की खूबियाँ बयान करते हुए शायर कहता है कि वतन की नदियाँ खिलखिलाती हैं, आबशार गुनगुनाते हैं, खेत लहलहाते हैं, फसलें महकती हैं। मेरे वतन के पहाड़ आसमान को छूते हैं, घटाएं हवाओं के दोष पर उड़ती फिरती हैं, फवारें पड़ती हैं, पत्ते निखरते हैं, सब्ज़ाज़ार पर शबनम के मोती चमकते हैं, बहार खुशबू फैलाती है, सरू और संबल और चिनार की कतारें खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। इस तरह शायर ने बड़े जज्बे के साथ वतन की खूबियों को बयान किया है। अगला सवाल है, शायर के दिल में हर वक्त वतन की लगन क्यों रहती है? तो इसका जवाब लिखना होगा। शायर को अपने वतन से बहुत प्यार है। वतन की मुख्तलिफ खूबियों को देखकर और वतन से अपनी मोहब्बत की वजह से उसके दिल में हर वक्त वतन की लगन रहती है। अब अगला सवाल है, वतन की मिट्टी से रूहानियत का इर्तिक़ा हुआ, इस बात से शायर की क्या मुराद है? तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। दुनिया में नफ्सा नफ्सी का आलम है, कोई किसी का नहीं है, मगर हमारा वतन हिंदुस्तान सबसे मुनफरिद है। यहाँ की मिट्टी ने मादियत को आईना दिखा दिया। इस मिट्टी में मोहब्बत है, कशिश है। ये वो सरजमीन है जहाँ कसरत में वहदत पाई जाती है। यहाँ के लोग अलग अलग मज़हबों, ज़बानों, तहज़ीबों के दिलदादा होते हुए भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। दुनिया ने हमारी तहज़ीब से सबक सीखा है। वतन की मिट्टी से रूहानियत का इर्तिक़ा से शायर की यही मुराद है। अगला सवाल है, शायर ने वतन के परचम की कौन सी खूबी बताई है? तो इसका जवाब लिखना होगा। परचम की खूबी बयान करते हुए शायर कहता है कि ए वतन, तेरा परचम इतना ऊंचा है कि अफलाक की बुलंदियों तक जा पहुंचा है
اور آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہا ہے۔ آج ساری دنیا میں ہمارے ملک کو وقار بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پرچم کی بلندیوں کی ہی دلیل ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعر نے زیست کا حاصل اور زندگی کا مدعا کس کو کہا ہے؟ تو اس کا جواب لکھنا ہوگا، شاعر نے زیست کا حاصل اور زندگی کا مدعا وطن کو کہا ہے۔ اگلا ہے تلاش و جستجو۔ اس کا سوال ہے، وطنی نظموں کی دیگر مثالیں تلاش کیجیے اور جماعت میں ترنم سے پیش کیجیے۔ وطنی نظمیں آپ لوگوں کو یوٹیوب یا گوگل پہ سرچ کرنے سے مل جائیں گی۔ ان نظموں کو آپ لوگوں کو تلاش کر کے اپنی جماعت میں پیش کرنا ہوگا۔ تو امید ہے اس نظم کے تمام سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔